होप सो कि अच्छे होंगे एंड अपनी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे हैं। तो मेरा नाम है हर्ष शर्मा और मैं आपको आज बताने वाला हूं कि रिपीटर कैसे प्रिपरेशन करें, क्योंकि आपको बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही है और बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं। तो सबसे पहले जो बड़ी गलती जो 2024 में हमने 2025 में करी है, क्योंकि रिपीटर है तो रिपीटर का मतलब ही है कि 2024 से 2025 वाले स्टूडेंट होने वाले हैं इसमें सभी, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम लोगों ने गलतियां करी हैं 2024 में 2025 में, जिन चीज़ों से हम भागे हैं, जैसे भागने का मतलब ये होता है कि कभी कभी हम सब्जेक्ट में भागने लगते हैं। जैसे मान लो अगर हम क्वांट की बात कर रहे हैं तो हम कभी कभी अर्थमेटिक से भागेंगे, या हम कभी कभी पजल से, या हम पजल में कई चीज़ें होती हैं जो हाई लेवल पजल नहीं करना होता है, या हम किसी और मिसलिनियस टॉपिक से भाग सकते हैं, ठीक है, जो हमें ना आता हो। तो कभी कभी ऐसे हम गलतियां कर जाते हैं कि हम उन टॉपिक से भागने लगते हैं, तो वही टॉपिक हमें जाके जब प्रॉब्लम करते हैं आगे जाके एग्ज़ाम में तो हमें समझ में आता है, उनकी वजह से कभी कभी हम अपना एग्ज़ाम नहीं निकाल पाते हैं, ठीक है। तो सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम है वो यही होती है। तो सबसे पहले तो हमें ये करना है कि अपनी गलतियों पे काम करना है, ठीक है। लास्ट ईयर लास्ट एग्ज़ाम जिस टॉपिक से भागे हो उसे अब एक्सेप्ट कर लो और सीखो और कमांड बना लो इस पर, क्योंकि कमांड बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए हमें यही काम करना है कि हमें जिस भी चीज़ों से हम भागे हैं, जिससे भी भागे हैं, उसको पकड़ लेना इस बार बिल्कुल भागना नहीं है, क्योंकि अभी जो टाइम है ये भागने का नहीं है, ये उन चीज़ों को पकड़ने का है और उन पे कमांड बनाने का टाइम है। क्योंकि आपको पता है कि अभी एग्ज़ाम के लिए जो टाइम है, तो इसलिए आप उन चीज़ों पे काम कर सकते हो और अच्छे से काम कर सकते हो, ताकि आप उन पे कमांड बना सको और इस बार सारे के एग्ज़ाम निकाल सको, ठीक है। दूसरी बात यह है, हमेशा हर सब्जेक्ट पे कमांड बना लो। कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिस पे आपकी कमांड में प्रॉब्लम हो, किसी में भी कमांड की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हर टॉपिक में, हर सब्जेक्ट में बिल्कुल कमांड होनी चाहिए, अच्छी वाली होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम बात रीजनिंग की करते हैं, तो रीजनिंग में सबसे ज़्यादा अगर आप कर रहे हो कि SBI PO, ठीक है, SBI PO है या SBI या IBPS PO है, ठीक है। अगर आप PO की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको पता होगा कि मिसलिनियस का पार्ट बहुत कम पूछते हैं PO वाले। अब जिसकी रिक्वायरमेंट है, अब रिक्वायरमेंट आपकी होती है सबसे ज़्यादा पजल की, और उधर सबसे ज़्यादा होती है DI की, अर्थमेटिक की, ठीक है। तो इसलिए आपको मिसलिनियस और स्पीड में थोड़ा कम ही करके लेके चलना होता है। मिसलिनियस और स्पीड में थोड़ा कम ही लेके चलना होता है। बट हाँ, ये है कि सीखना सभी है, छोड़ना कुछ नहीं है, बट थोड़ा सा कम, क्योंकि हम रिपीटर हैं और हमें स्पीड मैथ वैसे भी आता होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें करना है कि पजल पे ज़्यादा फोकस करो, ठीक है, क्योंकि पजल पे ज़्यादा फोकस करना पड़ता है, मिसलिनियस पे कम करना है। मिसलिनियस पे हम थोड़ा कम करेंगे चल जाएगा, बट पजल पे काम करना पड़ेगा, चाहे वो प्री की पजल हो या वो मेंस की पजल हो, ठीक है। तो आपको काम तो करना ही पड़ेगा, हर हाल में काम करना पड़ेगा, ठीक है। और सेकंड बात है कि मेंस की पजल की प्रैक्टिस करो, क्योंकि आपने प्री की पजल बहुत लगाई होंगी, अब आपको काम करना है कि मेंस की पजल लगानी है। तो आप अच्छे से मेंस की पजल लगाओ ताकि आपकी और कमांड हो पाए, क्योंकि आप रिपीटर हो तो थोड़ा सा आपको पता है कि प्री की जो क्लर्क लेवल की है वो आप लगा लोगे। हाँ ठीक है, SBI PO लेवल की हो सकता है कि आप थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है SBI PO की और IBPS PO की पजल में प्री की, बट ये है कि आप वो भी आपको आती होगी। और अगर आप मेंस की लगाओगे, जैसे मेंस की किसकी लगा सकते हो आप अभी अगर स्टार्टिंग कर रहे हो, आप लगा सकते हो SBI क्लर्क मेंस लगा सकते हो, IBPS क्लर्क मेंस लगा सकते हो, ठीक है, RRB PO मेंस लगा सकते हो और RRB क्लर्क मेंस लगा सकते हो। जब आप ये वाली फिनिश कर लोगे उसके बाद में आप SBI PO लगा सकते हो, ठीक है, SBI PO मेंस लगाओ और IBPS PO मेंस लगाओ, उसके बाद आप ये लगा सकते हो, ठीक है। और प्री की पजल डेली वैसे 10 सेट लगानी है, क्योंकि कुछ दिन तक आप पहले कमांड बना लो ताकि थोड़ा सा रिदीम बन जाए कि 2000 जो है प्री की पजल में थोड़ा सा अच्छा सा काम हो जाए। जो भी अटकती हूँ, आप अभी प्री की पजल जो लगाओगे वो SBI PO IBPS PO इस लेवल की आपको लगानी है, ठीक है। उसके बाद में आपको मेंस की पजल चालू कर देनी है, तो मेंस की पजल आपको लगानी है वही SBI क्लर्क IBPS क्लर्क, ठीक है, RRB PO क्लर्क PO की, ठीक है, RRB PO मेंस, ये आपको मेंस की पजल लगानी है इसमें, ठीक है। अभी जो कुछ दिन है उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको करना है सिलेबस रिवाइज, क्योंकि अभी हम न्यू स्टार्ट कर रहे हैं, 2026 आने वाला है। 2026 के 2024 के कह सकते हैं कि सारे एग्ज़ाम हो चुके हैं, 2 मेंस के एग्ज़ाम बचे हैं, वो भी हो जाएंगे बहुत जल्दी, ठीक है। तो सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम है कि जिनके प्री नहीं निकले हैं 2024 2025 में, वो लोग 2026 में अपनी कमांड पे अपनी गलतियों पे काम कर लेंगे तो अच्छा हो जाएगा। तो इसलिए आप इस पे काम करो अच्छे से, और जितना हो सकता है अपना सिलेबस जल्दी से जल्दी रिवाइज करके उसके बाद में आप मेंस की पजल पे काम करो रीजनिंग सब्जेक्ट में, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अपने दूसरे सब्जेक्ट, दूसरा सब्जेक्ट है PO लेवल एग्ज़ाम के लिए क्वांट, ठीक है।
तो दूसरा सब्जेक्ट ये है कि क्वांट की हम प्रिपरेशन कैसे करें, कैसे रिपीटर जो है वो अच्छे से अपना क्वांट कर पाएँ, ताकि 2026 में जो एसबीआई पीओ आने वाला है, आईबीपीएस पीओ आने वाला है, आरआरबी पीओ आने वाला है, उसके लिए अच्छे से काम कर पाएँ। तो थोड़ी सी गाइडेंस मैं दे रहा हूँ। जो एसबीआई पीओ होता है या आईबीपीएस पीओ होता है, उसमें आपको पता है कि स्पीड मैथ जो है वो कम आता है। तो इसलिए हमें स्पीड मैथ पे बहुत ज़्यादा काम नहीं करना है, हमें स्पीड मैथ जो है वो कम पढ़ना है, ठीक है। और डीआई पे ज़्यादा काम करना है, क्योंकि डीआई पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डीआई आती है। चाहे वो केसलेट की बात करी जाए, चाहे डबल पाई चार्ट की करी जाए, मिसिंग की करी जाए, ठीक है, कोई भी हो वेरिएबल वाली करी जाए, ये सारे के सारे डीआई के पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा काम भी आते हैं, ठीक है। अर्थमेटिक को आपको पूरी रिवीजन करना है, क्योंकि 2026 के स्टार्टिंग में हम चल रहे हैं, ठीक है। अभी स्टार्ट होने वाला है 2026 बहुत जल्दी, 4 दिन बाद। तो इसलिए हम अच्छे से अर्थमेटिक को अगर अभी रिवाइज कर लेंगे जल्दी से, बाकी सभी टॉपिक पे कमांड हो जाएगी। जिस टॉपिक पे हमारी कमांड नहीं है उस पर भी हम अपनी कमांड बना लेंगे, तो हमारी सारी अर्थमेटिक रिवीजन हो जाएगी और डीआई भी अच्छे से रिवीजन हो जाएगी। फिर हम अच्छे से और काम कर सकते हैं, फिर हमारे मॉक में भी नंबर आएंगे, फिर हम टाइमर के साथ भी चीज़ें खेल सकते हैं, ठीक है। तो अर्थमेटिक की आपको रिवीजन कर लेना है, और अर्थमेटिक का जो टॉपिक नहीं आता उस पर कमांड बनाना बेहद इंपॉर्टेंट है। जो टॉपिक आपको नहीं आता, चाहे वो परमुटेशन हो, चाहे वो मेंसुरेशन हो, चाहे वो बॉट एंड स्ट्रीम हो, ठीक है, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस हो, SI CI हो, ये जितने टॉपिक होते हैं इन पे ज़्यादातर कमांड नहीं होती है, तो इन पे हमें कमांड करना है। क्योंकि परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और मेंसुरेशन तक बहुत सारे बच्चे जो है वो नहीं पहुंच पाते हैं कभी कभी, ठीक है। तो आपको वो काम नहीं करना है, अभी आपके पास टाइम है कि आप वहां तक पहुंच पाओ और अच्छे से काम कर पाओ, ठीक है। उसके बाद में क्या आपको करना है कि टाइमर के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। जब आपने अच्छे से सारा रिवीजन कर लिया है, अर्थमेटिक आप रिवीजन कर लोगे, डीआई का आप रिवीजन कर लोगे, उसके बाद में आपके पास चीज़ें बचने वाली हैं सिर्फ टाइमर के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। उसके बाद में आप टाइमर लगाइए और ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे आपने 50 मिनट का टाइम लगा लिया, 50 मिनट का टाइमर लगा दिया, 50 मिनट का टाइमर लगाने के बाद आप क्वेश्चन अर्थमेटिक के पकड़ लिए, सॉल्व करते गए। उसके बाद में आपने चेक किया कि कितने लगे, 40 लगे, 30 लगे, 20 लगे। उसके बाद में फिर से अगले दिन आपने टाइमर लगाया और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया, और फिर से देखा कि आज कितने लगे। तो ऐसे ही आप धीरे धीरे प्रैक्टिस टाइमर के साथ भी खेलने लग जाओगे। उसके बाद में अभी टाइम है, इसलिए वीक में आपको मॉक टेस्ट देना है, जो कि सेक्शनल टेस्ट होगा, और इसको एनालिसिस करना कि आपने जो टॉपिक, जैसे कोई भी अर्थमेटिक का टॉपिक है, कोई भी डीआई है, आपको ये देखना है कि वहाँ पे आपको सही हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है वो क्वेश्चन पे आपकी कमांड कैसी है। ये सारी चीज़ें जब आप करने लग जाओगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बहुत चीज़ें आपको पता चलेंगी, और आपको ये भी पता चलेगा कि आपकी कहाँ पे गलती हो रही है, ठीक है। तो ऐसे आपको सारा ये कमांड करना बेहद ज़रूरी है। ऐसे आप करोगे, चीज़ों से भागो मत, अभी बहुत टाइम है, अभी आप सब कुछ कर सकते हो, लेकिन अगर भागना स्टार्ट कर दिया तो आपके लिए प्रॉब्लम बहुत बड़ी क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। अब हम अगले सब्जेक्ट की बात करते हैं। अगला सब्जेक्ट जो है वो बेहद ज़रूरी और बेहद ख़तरनाक है, क्योंकि इसमें जो इंग्लिश होती है वो इंग्लिश बहुत सारे बच्चों के लिए डरावनी होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा होता है कि हाँ इंग्लिश से बहुत ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव भी लिखना होता है एसबीआई पीओ में, ठीक है, और पीओ लेवल में डिस्क्रिप्टिव लिखना पड़ता है इंग्लिश में, तो प्रॉब्लम होती है। इसलिए इंग्लिश से जितना डरोगे उतना परेशान रहोगे, और इसलिए आप डरो मत, अच्छे से काम करो सिर्फ इंग्लिश पे, ठीक है। कि सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको करना है रीडिंग जितनी होगी इंग्लिश उतनी स्ट्रांग होगी। ये जो लाइन है ये बेहद बहुत ही अच्छी लाइन है कि रीडिंग जितनी होगी इंग्लिश उतनी स्ट्रांग होगी। तो आप लोग कभी कभी क्या करते हो कि कहते हो कि कहाँ से रीडिंग करनी है, क्या रीडिंग करनी है, आपको इंग्लिश आनी चाहिए। आप इंग्लिश से रीडिंग कर सकते हो, कहीं से भी आपके पास बुक होगी इंग्लिश की, या द हिंदू पेपर है, या कहीं से भी आप चैट जीपीटी से है, गूगल से है, कोई वर्कशीट ले लो, वहाँ से आप इंग्लिश की वहाँ से आप रीडिंग कर सकते हो अच्छे से, ठीक है। और द एडिटोरियल करोगे तो एडिटोरियल के उसमें आपको मिल जाती है, डेली रीडिंग मिलती है, अच्छे से आरसी मिलती है, आप वो कर सकते हो, ठीक है। और दूसरी गलती जो सबसे बड़ी होती है कि एडिटोरियल को स्किप मत करो। आप एडिटोरियल को स्किप कर देते हो। एडिटोरियल बहुत ही ज़रूरी होता है एग्ज़ाम इंग्लिश के हो अच्छे से इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि उसमें हमें डेली पता चलता है कि कौन सी पैराग्राफ टॉप में चल रहा है, कौन सी वोकैब इस टाइम एग्ज़ाम में पूछी जा रही है, ठीक है। वहीं से हमें सारी चीज़ें पता चलती है। तो अगर आप एडिटोरियल को स्किप करते हो तो बहुत बड़ी गलती करते हो। ये गलती बहुत सारे एस्पिरेंट करते हैं, इसलिए आपको ये गलती नहीं करनी है, ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आरसी जरूर सॉल्व कर ली है, क्योंकि आज का टाइम जो है वो आरसी का है, आरसी ही सबसे ज़्यादा वेटेज में है, तो इसलिए आपको आरसी डेली करनी है, चाहे आप कहीं से भी आरसी ले लो, बट आपको 1-2 सेट आरसी सॉल्व करने होंगे, क्योंकि आरसी अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। अब आरसी आपको सॉल्व करनी ही पड़ेगी, ठीक है। वो कैब को रिवाइज़ करना, क्योंकि आपको पता है कि हर चीज़ में आपको वो कैब की ही ज़रूरत पड़ती है, तो आप डेली वो कैब रिवाइज़ करो। वो कैब रिवाइज़ करने का मतलब ये होता है कि आप
आपके पास जो भी चीज़ें होंगी, मतलब कि आपने एडिटोरियल किया है, वो कैब जो है उसको PDF में देख लो और उसको रिवीजन करो। शाम को इवनिंग में आप रिवीजन कर सकते हो, नाइट में सोने से पहले रिवीजन कर सकते हो। ये चीज़ें जब आप रिवीजन कर लोगे तो आपको वो कैब अपने आप आने लगेगी, थोड़ी थोड़ी चीज़ें आने लग जाएंगी। एक दिन में कुछ नहीं होता, बट एक दिन ज़रूर होता है, इतना ज़रूर याद रखो, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि क्लर्क लेवल का सेक्शनल टेस्ट लगाओ। अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी कमज़ोर है तो आप PO लेवल के चक्कर में मत पड़ो एकदम से, आप क्लर्क लेवल के जो मॉक होते हैं वो लगाओ, उन पे थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करो, उसके बाद में PO पे आओ। क्योंकि SBI PO का खेल आपको पता है कि 40 में 40 नंबर की होती है, ठीक है। तो इसलिए आपको ये काम करना है कि क्लर्क लेवल का सेक्शन टेस्ट लगाना है, बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात है, आपको करना है कॉन्सेप्ट क्लियर। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो तब भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आपको आ सकती है। कॉन्सेप्ट क्लियर करो, क्लर्क लेवल के सेक्शन टेस्ट लगाओ, वो कैप को रिवाइज करो और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करो, सॉल्व करो 2 सेट, ठीक है। एडिटोरियल को स्किप मत करो, और रीडिंग जितनी होगी इंग्लिश उतनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी, ठीक है। तो ये हो गया इंग्लिश का। अब हम करते हैं अगले टॉपिक, अगले सब्जेक्ट की बात। अब हम बात करते हैं कि किस सब्जेक्ट को कितना समय देना चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी करता है बच्चों को, ठीक है। एस्पिरेंट को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन यही होती है कि किस सब्जेक्ट को आखिर कितना समय देना चाहिए। देखो, पहली बात तो ये है कि ये मैंने लिखा है सिर्फ कि इतना समय देना चाहिए, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास कितना टाइम है और आप कितना टाइम दे सकते हो, किस टाइम में टाइम दे सकते हो, ठीक है। आप अल्टरनेट डे पे भी इसको डिवाइड कर सकते हो कि आज आपको क्वांट में सबसे ज़्यादा टाइम देना है, कल आपको रीजनिंग में देना है, परसों आपको इंग्लिश में देना है। आप अल्टरनेट डे पे भी काम कर सकते हो, और जैसे मैंने लिखा है इतना तो रिक्वायरमेंट ये मांगता भी है, ठीक है, कि इतना इसको चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्वांट में हमें कितना टाइम देना चाहिए। तो क्वांट में 3 घंटे तो देने बनते हैं, ठीक है। 3 घंटे का मतलब है कि आप एक लेक्चर देखोगे तो 1.5 घंटे का वही लेक्चर हो जाएगा। उसके बाद में अगर आपने 1.5 घंटा प्रैक्टिस ना करी तो फिर किया ही क्या, प्रैक्टिस के बिना ये सारा लेक्चर भी अधूरा है और क्वांट पूरा ही अधूरा है, तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। तो दूसरी हम बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग को आप 2 घंटे दे दोगे तो सफिशिएंट होंगे, क्योंकि प्रैक्टिस आपको करनी है और टेस्ट लगाना है। अगर आप 1 घंटा प्रैक्टिस 1.5 घंटा प्रैक्टिस करते हो, 20 मिनट आप टेस्ट लगाते हो, ठीक है, 20 मिनट आप जो है वो उसको एनालिसिस कर लेते हो, तब भी आपको 2-2.25 घंटे में ये सारा आपका रीजनिंग और टेस्ट आपका रीजनिंग का निपट जाएगा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश को आपको 3 घंटे देना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आपको रीडिंग भी करनी है और एडिटोरियल आप करोगे तो 1 घंटे का एडिटोरियल होने वाला है, साथ में प्रैक्टिस करने वाले हो। अब RC सॉल्व करोगे या क्लोज टेस्ट करोगे, पैरासिंपल करोगे, वर्ड रैप करोगे, मतलब कुछ भी करोगे जो इंग्लिश का, तो सोचो कि प्रॉब्लम तो होगी, टाइम तो लगेगा। तो इसलिए वहाँ पे यहाँ टाइम लगेगा, रीडिंग में टाइम लगेगा, तो एडिटोरियल में 1 घंटा लगेगा, रीडिंग में लगेगा और प्रैक्टिस में लगेगा। तो इसको आपको 3 घंटे से कम आप नहीं दे पाओगे, ठीक है। 3 घंटे आपको देने ही पड़ेंगे। और फिर बात करते हैं करंट अफेयर्स की और बैंकिंग अवेयरनेस की। तो करंट अफेयर्स और बैंकिंग अवेयरनेस को 2 घंटे आपको देने ही पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको लेक्चर देखना पड़ेगा करंट अफेयर्स का, जो कि 1 घंटे का रहने वाला है। उसके बाद में बैंकिंग अवेयरनेस की बात करते हैं। बैंकिंग अवेयरनेस में आपके नोट्स अगर बने होंगे तो आपको रिवाइज करने पड़ेंगे, और अगर नोट्स नहीं बने हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम होने वाली है। फिर आपको 1 घंटा नोट्स बनाने पड़ेंगे और 1 घंटा लेक्चर दे के नोट्स बनाओगे। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो यहाँ पे 10 घंटे बन रहे हैं, क्योंकि 3 और 3 6 और 2 8 और 2 10 घंटे यहाँ पे बनते हैं। तो 10 घंटे इसकी स्टडी चाहिए भी होती है वैसे तो। बाकी आप अपने हिसाब से कर सकते हो, नो इशू है, आप जितनी देर मर्जी पढ़ सकते हो। 8 है, 9 है, 10 है, 12, 15, 18, कोई इशू नहीं है। आप जितने टाइम आपके पास है वैसे आप अपने हिसाब से डिवाइड कर सकते हो। और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर दिया करो, क्योंकि सब्सक्राइब करने से कुछ भी नहीं जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई हैं। और अब हम देखते हैं कि सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो है कंसिस्टेंसी बनाकर रखनी होगी। कंसिस्टेंसी बनाकर रखनी होगी, आई रिपीट, कंसिस्टेंसी बनाकर रखनी होगी। अगर आपकी ये चीज़ नहीं बनी होगी तो आप एग्ज़ाम नहीं निकाल पाओगे। आपकी प्रिपरेशन बनेगी, बट वही है कि फिर यही सोचोगे कि चलो ठीक है, अच्छा हो रहा है, बहुत पढ़ रही हूँ, ठीक है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। फिर से आपकी यही प्रॉब्लम होगी, जो आपने 2025 में, 2024 में, 2023 में किया होगा वही आप 2026 में भी करने वाले हो फिर। तो इसलिए एक मंत्र रखो कि मुझे कंसिस्टेंसी रखनी है, मुझे पढ़ना है, डिसिप्लिन रखना है, मुझे डेली काम करना है। ये चीज़ होनी चाहिए, वरना ये 2025 भी चला गया, अब 2026 जल्दी चला जाएगा। काम करें फोकस के साथ तो कामयाबी मिलेगी, बस हारना नहीं, लगे रहना होगा, ठीक है। तो ये जो लाइन लिखी है ये बहुत अच्छी लाइन है कि बस हारना नहीं है, लगे रहना होगा, क्योंकि हार जाओगे तब भी प्रॉब्लम होगी। लगे रहोगे, अच्छे से काम करोगे तो एक ना एक दिन आप सक्सेसफुल हो जाओगे। बट अगर हमें मिशन 2026 को लेके चलना है, एस्पिरेंट टू बैंकर बनना है, एस्पिरेंट से बैंकर बनना है, बैंकर एस्पिरेंट से बैंकर तक की जर्नी हमें अगर करनी है, हमें बनना है बैंकर, तो हमें काम
करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी। कंसिस्टेंसी रखेंगे तो हम चाहे वो SBI PO हो, ठीक है, चाहे आपका IBPS PO हो या बैंकिंग के सारे आज सब ऑल बैंक के एग्ज़ाम हो, ठीक है, ऑल बैंक के एग्ज़ाम हो, कुछ भी हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। हम सारे के सारे एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। बस एक ही चीज़ होनी चाहिए कि कंसिस्टेंसी रखनी है, सब्जेक्ट सिलेबस सारा पूरा करना है, रिवाइज़ करना है, किसी भी चीज़ से भागना नहीं है, ठीक है। अगर ये सारी चीज़ें होंगी तो आप बहुत अच्छे से काम कर सकते हो। अगर ये चीज़ें अच्छी लगती हैं आपको तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और ऐसी चीज़ों के लिए मुझे सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको ऐसी चीज़ें मिलती रहें। बैंकिंग एस्पिरेंट हर्ष 2026 आप इंस्टाग्राम पे भी देख सकते हो और इंस्टाग्राम से अच्छे से सारी चीज़ों कर सकते हो। वहाँ पे टू डू लिस्ट भी आपको मिल रही है, ठीक है। यहाँ पर भी मैं आपको टू डू लिस्ट देने की सोच रहा हूँ, लेकिन वहाँ पे आपको टू डू लिस्ट मिल रही है, पेड में भी टू डू लिस्ट मिल रही है। आप चीज़ें अच्छे से फॉलो करो और अच्छे से काम करो, कंसिस्टेंसी रखो, अपनी खुद का एक प्लान बनाओ कि मुझे ऐसे ऐसे चीज़ काम करना है, तो आपकी नौकरी लगेगी और ज़रूर लगेगी। ये मत सोचो कि 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, कोई मतलब नहीं है। सारा कुछ अच्छा है, कुछ ना कुछ हर साल लर्निंग लेते हैं। 2025 में भी लर्निंग ली है कि गलतियाँ करी थी इसीलिए कुछ नहीं हो पाया, लेकिन 2026 में हमें गलतियां नहीं करनी है, उस गलतियों पे काम करना है, ठीक है। अच्छे से सारा काम हो जाएगा। ऑल द बेस्ट गाइस।